चल स्टार्ट करते हैं। देखो, है ना, एग्जॉस्टिव डेफिनेशन, ध्यान से देखो। देखो, लॉ में जो डेफिनेशंस दी जाती हैं, लॉ में जो डेफिनेशंस दी जाती है ना, समझ में रहे, ये जो डेफिनेशंस है ना बेटा, ये कई टाइप की होती हैं। एक है एग्जॉस्टिव और एक है इंक्लूसिव, है ना। एक है एग्जॉस्टिव और एक है इंक्लूसिव, ठीक है बेटा, है ना। एग्जॉस्टिव जो है वो किसी भी चीज़ को डिफाइन कर रहा है, डिफाइन एब्सोल्यूटली, मतलब कि यही है, जितना बोल रहे हैं इतना ही है बस, ना इससे ज़्यादा ना इससे कम, ना इससे ज़्यादा ना इससे कम। लेकिन जब अपन इंक्लूसिवली डिफाइन करेंगे, समझ में रहे, तो अपन कुछ कुछ बता देंगे कि ये है प्लस ऑर्डिनरी मीनिंग। यानी इंक्लूसिव डेफिनेशन, एग्जाम्पल देता हूँ मैं, शायद आपको याद हो, मैंने ड्रिंकिंग वाटर का एक बार एग्जाम्पल दिया था अगर, है ना, कि ड्रिंकिंग वाटर मीन्स, जब मैं बोल रहा हूँ मीन्स, तो मैं इसमें टैप वाटर, टैप वेल और आर ओ, है ना, मतलब ट्यूबवेल का और रिवर, समझ आ रहा है, ठीक है ना। ऐसे करके मैंने 4 और नाम लिए, बस एक्सेट्रा नहीं लिखा मैंने, बस एग्जैक्टली मैंने ये 10 चीज़ें करी, तो बस यही है ड्रिंकिंग वाटर। और कोई भी और पीने लायक हो भी तो लीगली वो डिफाइन नहीं है ड्रिंकिंग वाटर में, मतलब मेरा पॉइंट समझ रहे हो। तुम बोलो भैया ये भी तो ड्रिंकिंग वाटर है, लेकिन वो लॉ में डिफाइंड नहीं है ना, तो कोई मतलब नहीं, क्योंकि मीन्स लिखा हुआ है, कानून के हिसाब से वो ड्रिंकिंग वाटर नहीं है, अगर कोई नहीं लिख पाए लॉ मेकर्स तो। जबकि इंक्लूसिव में अपन क्या बोलेंगे ना, ड्रिंकिंग वाटर इंक्लूड्स टैप टैप वाटर, ट्यूबवेल वाटर, आर ओ वाटर। तो जब उसने इंक्लूड्स वर्ड लगा दिया, तो अब ये 3 तो हैं ही, लेकिन इसमें प्लस और भी है, क्योंकि इन 3 को बस इंक्लूड कर लिया उसने, प्लस ऑर्डिनरी मीनिंग जो ड्रिंकिंग वाटर का निकलता है वो निकलता ही है, यानी जो जो आप पी सकते हो गाइस। ऐसा नहीं है, मतलब, अरे पॉइंट समझना, तो गलत चीज़ पे फोकस कर रहा है, एक्सेट्रा फोकस की बात नहीं है, मतलब समझ में आ रही है बात, इसमें एक्सेट्रा यूज़ हो जाएगा ना, क्या दिक्कत है। पॉइंट समझ, पॉइंट पॉइंट क्या है कि इसमें जितने डिफाइंड उतने ही हैं बस, और इसमें जितने हैं उसके अलावा भी चीज़ें हैं, ये मेन बात है, समझे मेरी बात, ठीक है। देखो, है ना, व्हेन अ वर्ड इज डिफाइंड टू मीन समथिंग, द डेफिनेशन इज प्राइमा फेसी रिस्ट्रिक्टिव एंड एग्जॉस्टिव, एंड मीनिंग ऑफ सच वर्ड मस्ट बी रिस्ट्रिक्टेड टू द मीनिंग गिवन इन द डेफिनेशन क्लॉज। जितना लिखा है उतना ही मानेंगे। वेयर अ डेफिनेशन इज इन द फॉर्म ऑफ मीन एंड इंक्लूड समथिंग, द डेफिनेशन इज एक्सॉस्टिव एंड रिस्ट्रिक्टिव, ठीक है ना। मीन एंड इंक्लूड मतलब कि वो उतना ही शामिल कर रहा है, लेकिन इंक्लूसिव डेफिनेशन देखो क्या कह रहा है, वेयर एन एक्सप्रेशन इज डिफाइंड टू इंक्लूड समथिंग, डेफिनेशन इज प्राइमा फेसी एक्सटेंसिव, डेफिनेशन इज प्राइमा फेसी एक्सटेंसिव। आ रहा है सामने? हाँ बोलो। अच्छा अच्छा, ठीक है, चलो उसके बाद फिर क्या बोल रहे हैं, है ना, एंड इट्स मीनिंग कैन ऑल्सो इंक्लूड समथिंग एल्स इन एडिशन टू द मीनिंग असाइन टू इट इन द डेफिनेशनल क्लॉज। समझ में आया क्या बोला इसने?
है ना, मतलब कि जो लिखा है उसके अलावा भी चीज़ें इसमें इंक्लूड हो जाएंगी। आए कुछ समझ? ये देखो एक बार एग्जांपल, ये देखो एक बार, सर इसमें पता कैसे चल रहा है कि ऊपर वाली एग्जॉस्टिव है? क्योंकि उसमें जितना लिखा है उतना ही मानेंगे, उसमें मीन्स लिखा हुआ है। समझ में आ रहा है? उसमें बोला है कि ये 10 चीज़ें, मान लो उसमें 10 चीज़ें लिखी हुई हैं, सिर्फ ये 10 चीज़ें ही क्या हैं, बस ड्रिंकिंग वाटर है और कुछ भी नहीं। हेलो? ठीक। है ना, लेकिन हाँ इसमें इंक्लूड्स लिखा है, तो जो 2-4 चीज़ें हम बता रहे हैं उसके अलावा और 10 चीज़ें इंक्लूड हो जाएंगी इसमें। ये इंक्लूसिव डेफिनेशन है। क्लियर है? ठीक है, मैंने डिवाइस चेंज कर लिया तेरे को, ठीक है अब? अरे चलो ठीक है ना? चलो अब देखो क्या बोल रहे हैं, एंड इट्स मीनिंग कैन इंक्लूड समथिंग एल्स इन एडिशन टू द मीनिंग असाइन टू इट इन द डेफिनेशनल क्लॉज। इसमें बताओ किसी को कोई इशू है तो? एग्जॉस्टिव का सेकंड पॉइंट, हाँ ये बोल रहा मीन एंड इंक्लूड। मीन एंड इंक्लूड तो मीन ने ही बता दिया, मतलब एंड इंक्लूड बस समझ लो कि स्टाइल के लिए लगा हुआ है। आ रहा है समझ में? क्योंकि मीन तो बोल ही दिया। आ रहा है समझ में? तो उसका अपन मीन से ही लेंगे। ये तेरे यहाँ से बहुत डिस्टर्बेंस आ रहा है। तेरा माइक बहुत ज़्यादा, तेरा माइक किसी चीज़ से टकरा रहा है या तो। हाँ तेरी आवाज़ आ रही है, हेलो हेलो हेलो, तेरी आवाज़ आ रही है। सुन, मीन एंड इंक्लूड में एंड इंक्लूड को समझ लो कि छोड़ दो। समझ में आ रहा है? ठीक है ना? क्योंकि मीन एंड इंक्लूड का मतलब मीन निकलता है, ऐसे ही बोल रहा है वो बस। समझ गए मेरी बात? ठीक है, ठीक है, चलो अब देखो, है ना, a definition in the form of is deemed to include is an inclusive definition। ठीक है ना? As such, a legal fiction is created and the expression is deemed to include something which it actually doesn't mean when construed in literal sense। है ना? मतलब वो ये कह रहा है कि जब इस deemed to include करते हैं तो शायद हम कोई ऐसी चीज़ इंक्लूड कर जाएं जो हम नॉर्मली नहीं करते। इसी एग्जांपल में मैं बताता हूँ आपको, ड्रिंकिंग वाटर वाले, है ना, कि मान लो कि ड्रिंकिंग वाटर इंक्लूड्स में, है ना, ड्रिंकिंग वाटर इंक्लूड्स में मैं लिख दूँ ड्रेन वाटर, नाली का पानी। अरे तो भैया नाली का पानी तो होता ही नहीं, लेकिन नाली का पानी व्हेन ट्रीटेड, व्हेन ट्रीटेड विद स्पेशल आर ओ टाइप्स। समझ आ रहा है? जैसे स्पेस में कोई पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी यूज़ होती है या वैसा, तो जब हम वहाँ पर कर रहे हैं तो वहाँ पर ड्रेन वाटर भी क्या हो जा रहा है स्पेशल ट्रीटमेंट के बाद, है ना, या आर ओ अपन अलग कर देते हैं क्योंकि आर ओ की डेफिनेशन में आ जाएगा, स्पेशल ट्रीटमेंट बस लिखते हैं। तो इसलिए वो बोल रहा है कि ड्रिंकिंग वाटर इज डीम्ड टू इंक्लूड ड्रेन वाटर व्हेन ट्रीटेड स्पेसिफिकली। मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है? तो डीम टू इंक्लूड जब वो यूज़ करता है तो जनरली वो एक ऐसी बात बोल देता है कि भैया जो नॉर्मल मीनिंग निकाल रहे हो तो वो तो आप निकालो ही, प्लस ये जो अनयूजुअल वाली ना जिसको आप नॉर्मली नहीं मानते, इसको मैं इंक्लूड कर दे रहा हूँ ड्रिंकिंग वाटर की डेफिनेशन में, इसको भी मान लेना ड्रिंकिंग वाटर। हेलो, बोलो। हेलो हेलो हेलो,
ठीक है ना? चलो देखो, a definition in the form of to apply and to include is an inclusive definition. ठीक है ना? A definition in the form of to apply and to include is an inclusive definition. तो ये अलग अलग एक्सप्रेशंस हैं अगर देखा जाए तो, is deemed to include, to apply and to include, सिर्फ include, समझ में आ रहा है? ये इस तरीके से लिखी जाती है जनरली डेफिनेशंस इंक्लूसिव वाली. बोलो कोई दिक्कत? ठीक है ना? चलो, आवाज़ आ रही है ना मेरी? हाँ, ठीक है. चलो, अब क्या बोल रहे हैं? इलस्ट्रेशन. जैसे डेफिनेशन क्लॉज है ना, सुन ना रहे तो ये समझो कि एग्जाम्पल लॉ भी देता है कभी कभी, है ना? इलस्ट्रेशन गिवन बाय द एक्ट. अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है. इससे मैं ना तुम लोगों को भी एक पर्टिकुलर चीज़ बताऊंगा पर्टिकुलरली, ये ध्यान से समझना. पता क्या होता है? जैसे मान लो कि मैं डिफाइन कर रहा हूँ तुमको कोई चीज़, ठीक है ना? आकाश, तुम करते थे पहले ऐसा. अरे सुन, क्या करता था भैया मैं? देखो, मान लो कि मैं यहाँ पर एग्जॉस्टिव डेफिनेशन पढ़ा रहा हूँ. अरे सुन, तो हमको समझना है किसको? एग्जॉस्टिव डेफिनेशन को, है ना? इसको. अब मैंने जब इसको यहाँ पर किया तो मैं ये बस एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि ड्रिंकिंग वाटर मीन्स टैप वाटर, वेल वाटर, आर ओ वाटर. समझ ना? अब तुम बोलोगे भैया आर ओ को आर ओ वाटर नहीं बोलते, आर ओ ट्रीटेड वाटर बोलते हैं. मान, तो भैया ये तो आपने नहीं लिखा अच्छे से, तो गलत हो गया. मेरा पॉइंट समझना. मेरा पॉइंट क्या है? मैं समझा क्या रहा हूँ? मैं समझा रहा हूँ कि एग्जॉस्टिव की डेफिनेशन का मीनिंग कैसे होता है. ठीक है, यहाँ पर वो लिख लो. मेरा पॉइंट समझ लो कि फोकस वाली बात क्या है. मतलब आप आर ओ से इंटरप्रिटेशन मत निकालो कि आर ओ ट्रीटेड लिखा है कि आर ओ, क्योंकि ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है. आप एग्जाम्पल से वैसा मीनिंग मत निकालो जैसा मैं बोल रहा हूँ. समझे मैं क्या बोल रहा हूँ? कि जब एग्जाम्पल दिया रहेगा तो उसमें कुछ एक शब्द ऐसे हो सकते हैं, ठीक है ना, जिसका अगर मीनिंग निकाला जाए तो वो टेक्निकली फ्लॉ में निकल आए आपका. हेलो हेलो हेलो, ठीक है ना? तो देखो क्या बोल रहे हैं वो, है ना? मीनिंग ऑफ इलस्ट्रेशन. Illustrations are examples appended to a section. Illustrations are inserted to clarify the scope and object of the section. ठीक है ना? Illustrations furnish indications of the intention of the legislature. Illustrations जो है वो इंडिकेशन देते हैं of the intention of the legislature. ठीक है? क्या बोल रहे हैं? Where the language of a section is likely to perplex an ordinary reader, the legislature adds illustrations so as to explain the purpose of the section. समझे क्या बोल रहा है? Where the language of the section is likely to perplex an ordinary reader, the legislature adds illustration so as to explain the purpose of the section. ठीक है ना? इलस्ट्रेशन इसलिए ताकि आपको सेक्शन समझ में आ जाए. इलस्ट्रेशन समझ में आ जाए नहीं, इलस्ट्रेशन तो समझाने के लिए है. ठीक है? इलस्ट्रेशंस फॉलो द टेक्स्ट ऑफ द सेक्शन एंड डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द सेक्शन. सेक्शन का पार्ट नहीं है वो, सेक्शन को समझाने के लिए अलग से कंटेंट है वो. हाउएवर इलस्ट्रेशंस फॉर्म पार्ट ऑफ द स्टैच्यू. कानून का हिस्सा है वो, सेक्शन का हिस्सा नहीं है. बहुत ध्यान से. आप इलस्ट्रेशन का मीनिंग समझ गए? इलस्ट्रेशन मतलब एग्जाम्पल देता बस. हेलो हेलो हेलो, ठीक है? अब क्या बोल रहा है? यूज ऑफ इलस्ट्रेशंस इन इंटरप्रिटेशंस. Illustrations are considered in construing a statute. However, illustrations cannot modify the language of the section. मतलब फिर वही बात, सेक्शन की लैंग्वेज को नहीं बदल सकते. पता चला आप इलस्ट्रेशन से एक एग्जाम्पल से इंटरप्रिटेशन निकाल करके किस पे लगा रहे हो? सेक्शन पे. कि सेक्शन में ये जो बात लिखी है ये सही नहीं है. इलस्ट्रेशन तो सही है
सेक्शन से ही नहीं, ऐसा आप इंटरप्रिटेशन नहीं निकाल सकते. इलस्ट्रेशन कैन नॉट बी ओवरराइडिंग. बोलो बोलो, हेलो हेलो, ठीक है ना. द इलस्ट्रेशन कैन नीदर curtail nor expand the scope of the section. सेक्शन का स्कोप ना वो बढ़ाने वाला है ना कम करने वाला है, वो सिर्फ डिफाइन कर रहा है, वो सिर्फ सेक्शन समझाने की कोशिश कर रहा है. ठीक है. अगर कभी लड़ाई हो जाए ना सेक्शन में और इलस्ट्रेशन में, तो इलस्ट्रेशन को लात मार दी जाएगी, सेक्शन विल प्रिवेल. बोलो गाइस, समझ में आ रहा है क्या? ठीक है. चलिए, मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस ऑफ प्रोवाइजो. प्रोवाइजो क्या होता है? प्रोवाइजो, the proviso to a section provides some special treatment to a part of the main section. Proviso to section provides some special treatment to a part of the main section. It qualifies something already stated in the main body of the section, which would have been within its purview if the proviso were not there. समझो क्या बोल रहा हूँ, बताओ. प्रोवाइजो क्या के लिए होता है? याद है? प्रोवाइडेड दैट, याद है कुछ? हाँ, तो सम स्पेशल ट्रीटमेंट, कोई एक्सेप्शन हो सकता है, कोई कंडीशन हो सकती है. इट क्वालिफाइज समथिंग ऑलरेडी स्टेटेड इन द मेन बॉडी ऑफ द सेक्शन, उसको क्वालिफाई करता है. विच वुड हैव बीन विद इन इट्स प्रोव्यू इफ द प्रोवाइजो वर नॉट देयर. अरे समझो, ये काउंटर करता है एक तरीके से, मतलब मेन सेक्शन को काटता है ये किसी एक बात का एक्सेप्शन क्रिएट करता है, कंडीशन. बहुत ध्यान से. इन अदर वर्ड्स, अ प्रोवाइजो इज एडेड टू क्वालिफाई और क्रिएट एन एक्सेप्शन दैट टू व्हाट हैज ऑलरेडी बीन स्टेटेड इन द मेन बॉडी ऑफ द सेक्शन. बोलो गाइस, समझ आई? ठीक है. हाँ, प्रोविजन नहीं होता तो मेन में इंक्लूड होता कि क्या मतलब? एक सेकंड, वैसे तो लिटरल की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ठीक है चलो कर देते हैं इस वाले को. हाँ, विच वुड हैव बीन इफ प्रोवाइजो वर नॉट देयर. हाँ, मतलब कि वो कह रहा है कि प्रोवाइजो नहीं होता तो एक्सेप्शन नहीं होता तो सारी चीज़ें कवर हो जाती. वो प्रोवाइजो का एक्सेप्शन की तरह डिफाइन कर रहा है. हाँ, ठीक है. तो प्रोवाइजो को कैसे यूज़ करें, इसका बहुत महत्व है इंटरप्रिटेशन में. प्रोवाइजो इज जनरली नॉट इंटरप्रेटेड एज स्टेटिंग ए जनरल रूल. तो प्रोवाइजो को कभी भी जनरल रूल तो नहीं मानेंगी. ऑर्डिनरली अ प्रोवाइजो टू अ पर्टिकुलर प्रोविजन ऑफ स्टैट्यूट एम्ब्रेसेस ओनली द फील्ड विच इज कवर्ड बाय द मेन प्रोविजन. यानी एक प्रोवाइजो से दूसरे सेक्शन के इंटरप्रिटेशन मत निकालो. एक प्रोवाइजो एक सेक्शन के लिए ही अपेंड होता है एंड नो अदर प्रोविजन. As such, the scope of a proviso is limited to the subject matter covered by the main section. ये वाली बात समझ में आई? Ordinarily, a proviso is not expected to enlarge the scope of the main section, but cases have arisen in which the courts have held that a proviso is to be interpreted as a separate provision and so-called proviso has enlarged the scope of the main section. तो नॉर्मली तो वो कभी भी एनलार्ज नहीं करेगा सेक्शन, बट ऐसे केसेस भी हुए हैं, समझ आ रहा है, कि हमने प्रोवाइजो को सेपरेट प्रोविजन की तरह इंटरप्रेट किया है, लेकिन ऐसा ये रेयर सिचुएशन है. बस वो ये बोल रहा है कि ऐसा इम्पॉसिबल नहीं है भाई. रेयरली ऐसा भी हो सकता है कि वो स्कोप ही बढ़ा दे. हेलो गाइस, यानी जो भी अभी तक अपन पढ़ रहे थे ना चीज़ें इंटरप्रिटेशन के लिए, प्रोवाइजो की अगर अपन बात करें तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये, समझना रहे सेक्शन के इंटरप्रिटेशन के लिए. ठीक है ना. टू मेक एन एक्सेप्शन, हाँ, नॉर्मली कम करता है इसको.
आ रहा है समझ, रिस्ट्रिक्ट करता है नॉर्मली, तो बढ़ाता नहीं है। बढ़ाता इसलिए नहीं है क्योंकि अगर बढ़ाना ही होता तो बंदे मेन सेक्शन में नहीं लिख लेते। क्या होता है ना, हम लोग सबको इंक्लूड कर लेते हैं जनरल प्रोविजन में, फिर किसी एक को एक्सेप्शन बनाना पड़ता है ना, तो हम प्रोवाइड बोलते हैं। जैसे मान लो कि हमने बोला कि भैया हर गाड़ी ट्रैफिक सिग्नल पे रेड लाइट पे रुकेगी, प्रोवाइडेड दैट इफ इट्स एन एम्बुलेंस, आ रहा है समझ, प्रोवाइडेड दैट इफ समबडी हैज अर्जेंसी, इफ किसी का ब्रेक फेल हो गया, तो इसने बढ़ाया कहाँ इसको, और चार चीज़ों को थोड़ी इंक्लूड कर लिया इसने, वो तो सारी गाड़ियाँ इंक्लूडेड थी, इसने तो कुछ को कम कर दिया, ठीक है ना। और क्या के लिए होता है गिव अ क्लैरिफिकेशन, और क्या के लिए होता है इम्पोजिंग कंडीशन, और क्या के लिए होता है मेक अ सब्सटेंटिव प्रोविजन। तो इसके लिए बहुत रेयर होता है ना? बहुत रेयर है ना। तो देखो क्या बोल रहा था, मोस्ट कॉमन यूज ऑफ द प्रोवाइजो इज टू क्रिएट एन एक्सेप्शन to what is stated in the main body. Proviso qualifies something stated in the main section which would have been within the purview of the main section if the proviso were not there. Thus, a proviso removes the special cases from the general enactment and provides them separately. Give a clarification. Where the main section is not clear, a proviso may give an indication as to its scope. है ना? फिर it may be provided to change. Hello. It may be provided to change the entire concept of enactment by insisting on certain conditions. RS हम conditions बोल सकते हैं, ठीक है ना, कि भैया जब तक ये condition नहीं होगी तब तक आपका ये section लागू ही नहीं होगा एक तरीके से। At times, rare, कभी कभी proviso जो है वो expand कर सकता है meaning of main provision. In such a case, proviso makes a substantial provision. एक्चुअली क्या होता है, कई बार अमेंडमेंट में जब अपन जोड़ते हैं ना तो अपन प्रोवाइजोस के थ्रू कर देते हैं प्रोविजन, मतलब वो जो एडिशन होता है ना। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कई रास्ते उनमें से एक रास्ता ये भी बोलो, प्रोवाइजो समझ गए कि नहीं, प्रोवाइजो इम्पोर्टेंट है ना, ये ध्यान रखना। कंडीशन लगाने के लिए कि भैया आपको आपका ये सेक्शन बता दिया हमने, हाँ, हमने बोला कि भैया ये वाला सेक्शन है, प्रोवाइडेड दैट कि ये कंडीशन होनी चाहिए तभी ये लगेगा। जैसे प्रोवाइडेड दैट इट इज नॉट एप्लीकेबल ऑन प्राइवेट कंपनी, मान लो कोई पूरा प्रोविजन है तो पूरा उसका स्कोप ही चेंज कर दिया उसने, मतलब आ रहा है समझ, या तो मतलब ये कंडीशन जब तक नहीं करोगे पूरा सेक्शन बेकार है, मतलब ऐसा। प्रोवाइजो की दम देख रहे हैं बस अपन, तो इतनी दम है कि ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। हेलो, जल्दी, हेलो, कहीं मेरी आवाज़ आ रही है? अच्छा, वो बाहर ही हो गया शायद, चलो आगे देखो, अब आगे क्या है, एक्सप्लेनेशन, ये भी होता है तो इसमें तो नाम में ही इसका नाम ही एक्सप्लेनेशन है, अरे सुन, और यही इसका एक्सप्लेनेशन है, समझ में आ रहा है? ठीक है ना, चलो देखो, एन एक्सप्लेनेशन इज जनरली एक्सप्लेनेशन, है ना, it's a clarification of the legislative mind. It explains the meaning of the words contained in the section. ठीक है, use of explanation in the interpretation. An explanation to a section is not a substantive provision. It should be construed. It should be so construed as to remove any ambiguity in the main section. It cannot be so construed as to widen the ambit of the section. मतलब ये बढ़ाएगा नहीं, इसको डिफाइन करेगा बस,
It cannot take away the statutory right given under the act or become a hindrance in the working of the act. मतलब ना ये राइट खींचेगा ना एक्ट के रास्ते में बाधा बनेगा, ये सिर्फ डिफाइन करेगा, सिर्फ क्लैरिफाई कर रहा है कि क्या मीनिंग है इसका। आ रहा है समझ में? मकसद क्या है इसका? मकसद है कि इंक्लूड समथिंग विद इन अ सेक्शन और टू एक्सक्लूड समथिंग फ्रॉम इट। आ रहा है समझ में? तो ये बहुत ध्यान से पढ़ो क्योंकि ये पिछले वाले सेकंड वाले पॉइंट से उल्टा जा रहा है, ठीक है ना? देखो ध्यान से, एन एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन इज नॉट अ सब्सटेंटिव प्रोविजन, ठीक है ना? तो इसको यूज करना चाहिए टू रिमूव एम्बिग्विटी इन द मेन सेक्शन। ये ध्यान से समझो, ये मेन बात है। तो ये जो इंक्लूड समथिंग विद इन द सेक्शन है और एक्सक्लूड समथिंग फ्रॉम है, ये एम्बिग्विटी के कारण आ रहा है। ये किसके कारण आ रहा है बेटा? एम्बिग्विटी के कारण। समझ आ रहा है? मेनली clarify any ambiguity in the main section or explain the meaning of the section or make a main section more meaningful and purposeful. ये नॉर्मल बात है इसकी, ठीक है? बाकी इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। एक्सप्लेनेशन मतलब एक्सप्लेनेशन, वो डिफाइन ही करेगा, ठीक है ना? आप इसके फेर में मत फंस जाना कि भैया इसमें नीचे तो लिखा है कि ये इंक्लूड समथिंग होगा, सेकंड में लिखा है कि नहीं यार ये तो सब्सटेंटिव प्रोविजन इंक्लूड नहीं करेगा, ये तो सब्सटेंटिव प्रोविजन इंक्लूड करने वाली बात है। समझ में? यहाँ रीजनेबल चलना है अपने को, समझना है कि एक्सप्लेनेशन में जनरली होता क्या है, क्योंकि प्रैक्टिकली जब एक्ट में चीज़ें इंक्लूड करते हैं ना वो लोग लॉ मेकर्स, तो वो किसी भी नाम से कर सकते हैं। तो कई बार वो प्रोवाइजो के नाम से कर देते हैं, कई बार एक्सप्लेनेशन के नाम से कर देते हैं। इन्हें प्रैक्टिकली हो सकता है कि एक्सप्लेनेशन ने किसी किसी जगह बहुत रेयर लेवल पर मतलब थोड़ा बहुत स्कोप बढ़ाया भी हो, लेकिन जब वो डिफाइन कर रहा होगा ना बहुत, मतलब फिर मैं वही बोल रहा हूँ कि ऑब्वियस तरीके से आपको वो चीज़ें जो है समझ में आएंगी, बहुत कोई प्रॉब्लमैटिक नहीं होगा आपके लिए समझ में, ठीक है? देख लो एक बार, बताओ कोई दिक्कत है? हाँ, सब्सटेंटिव प्रोविजन मतलब कि मेन प्रोविजन कोई नई बात बोल दी, जैसे अपन ने बोला ना सेक्शन 3 में लिखा, सेक्शन 4 में ये लिखा, तो सेक्शन 4 एक सब्सटेंशियल प्रोविजन है, सेक्शन 5 एक सब्सटेंशियल प्रोविजन है, लेकिन सेक्शन 5 का प्रोवाइजो, सेक्शन 5 का जो मेन सेक्शन है, मेन सेक्शन कंटेंट वो आपका क्या है? वो मेन है, समझ में? लेकिन उसका जो प्रोवाइजो है, क्लियर है, वो सब्सटेंटिव प्रोविजन नहीं है, वो सिर्फ कंडीशन या एक्सप्रेशन बता रहा है। सब्सटेंटिव प्रोविजन मतलब कि एक फ्रेश इंडिपेंडेंट प्रोविजन अपने आप में, जो कानून को समझा रहा हो, जो कानून बना रहा हो उनको एक तरीके से। समझ गई क्या बेटा? एरिया, उसके बाउंड्रीज में, समझ में आ रहा है? उसके कवरेज में आ रहा है क्या? ठीक है, उसका कवरेज बढ़ा देंगे, उसकी बाउंड्रीज दूर कर देंगे। शेड्यूल वर्ड आपने सुना होगा शायद, शेड्यूल 3, स्केड्यूल बोलते हैं इसको, पता नहीं क्या सही मुझे आज तक पता नहीं लगा, है ना? चलो, तो schedule are appended at the end of the act. Schedules contains the details with respect to particular subject matter. जैसे कि schedule 3 किस बारे में है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। schedule 7 याद है? पूरा वेलफेयर के बारे में था, याद है? कौन कौन सी चीज़ें किसमें कवर होंगी? CSR, ठीक है ना? तो एक सब्जेक्ट मैटर को लेकर के पूरा लिस्टिंग है एक्चुअली एक तरीके से। नॉर्मली अगर अपन बोले ना तो स्केड्यूल मतलब लिस्टिंग हो जाता है बहुत सारी जगह पर, जैसे SC ST भी अपन बोलते हैं ना, तो स्केड्यूल कास्ट, स्केड्यूल ट्राइब, समझ में आ रहा है? तो ये स्केड्यूल मतलब ये लिस्टिंग है एक्ट में, कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर, समझ में आ रहा है? तो वो कास्ट जो कि लिस्टेड है, वो ट्राइब्स जो कि लिस्टेड है। आ रहा है समझ में? हेलो हेलो हेलो। A schedule is considered as part of the act. A schedule is given as much force as is given to any provision contained in the section.
A schedule often contains the details, rules and forms for working out the policy underlying the sections of the statute. क्या बोल रहा हूँ? Schedules में क्या होती हैं? Details होती हैं, rules and forms for working out the policy underlying the sections of the statute. A schedule may contain substantive enactment which may even go beyond the scope of a section. क्लियर है क्या बोल रही है? Schedule may contain substantive enactment, है ना, which may even go beyond the scope of a section. क्योंकि schedule में define की जाती है चीज़ें, ठीक है ना? देखो ध्यान से कैसे देखते हैं. तो ये end act के end में होती है अलग से, है ना? It contains and deals with respect to the particular subject matter. Schedule is considered as the part of the act. The part of the act. Schedule is given as much force as given to any provision contained in the act. ठीक है ना? Schedule often contains the details, rules, forms for working out the policy underlying the sections of the statute. ठीक है? क्या क्या होता है इसमें? डिटेल्स, रूल्स, फॉर्म्स वगैरह जो है कि सेक्शंस को कैसे किया जाए. तो schedule may contain substantive enactment which may even go beyond the scope of the section. ये बहुत बड़ी बात होती है इसमें, ठीक है ना? तो अब schedule का यूज इंटरप्रिटेशन के लिए. Schedule and act must be read together. Schedule may be referred to remove any ambiguity in the law. Where the schedule contains the substantive provision and prescribes certain conditions in addition to those laid down in a section, the harmonious construction should be adopted. इतनी इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ उसको सेक्शन के बराबर. However, अगर उसके बाद भी इनकन्सिस्टेंसी रह जाए तो सेक्शन जीतेगा, है ना? अदरवाइज इसकी पूरी वैल्यू किसके जैसी है ना? सेक्शन के जैसी है. ये एनलार्ज भी कर सकता है इसको, कोई दिक्कत नहीं. यूज ऑफ शेड्यूल मतलब कि समझ लो कि शेड्यूल और एक्ट बोल रहे साथ में अपन रीड करेंगे. और वो कह रहा है कि स्केड्यूल क्यों यूज़ किया जाएगा, कोई एम्बिग्युइटी अगर लॉ में है तो उसको भी, ठीक है ना? सेक्शन का कंटेंट भी बढ़ा सकता है, ये स्कोप भी एनलार्ज कर सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है. बस ध्यान में क्या रखना है कि अगर कभी लड़ाई हुई, है ना, नहीं हो रही अलग अलग बातें हैं तो हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन कर दो. लड़ाई हुई तो फिर अल्टीमेटली अगर फंसे गई तो फिर सेक्शन जीतेगा. आ रहा है सर? अदरवाइज तो इसको हार्मोनियस तक पूरा का पूरा इंटरप्रिटेशन देने की कोशिश की जाएगी. नहीं, क्या बात कर रहे हो? सेक्शन नहीं, सेक्शन रेफर करता है कि इसके बारे में स्केड्यूल में लिखा हुआ है. आ रहा है समझ? ठीक है ना? जैसे स्केड्यूल 7 का भी अपन पढ़ेंगे तो CSR में बोला कि भैया क्या क्या होगा, वो बात लिखी हुई है कहाँ पर? स्केड्यूल 7. ठीक है? ठीक है, फिर क्या कह रहे हैं? ये सबसे मेन बात है कि भैया देखो पूरे एक्ट को एक सा पढ़ना. आप बहुत सारे प्रोविजंस में शायद नोटिस किया हो आपने कि मैं एकदम से सेक्शन पढ़ा और फिर मैंने एकदम से सवाल किया कि क्या कहता है कंपनीज एक्ट. कंपनीज एक्ट क्या सोच रहे हैं, लॉ मेकर्स क्या सोच रहे हैं. तो मैं कोई प्रोविजन पढ़ रहा हूँ तो सबसे पहले मैं पूरे एक्ट के बारे में सोच रहा हूँ. द वर्ड्स ऑफ एनी स्टैट्यूटरी प्रोविजन मस्ट बी फर्स्ट रेड इन द कंटेक्स्ट प्रोवाइडेड बाय द स्टैट्यूट. सबसे पहले तो आपको पूरे एक्ट का कंटेक्स्ट देखना होता है. While interpreting a statute, the court is required to discover the true legislative intent. A statute is best interpreted when we know why it is enacted. सबसे बड़ी बात ये, यही मैं फोकस करता हूँ एक्चुअली. ठीक है ना? कि आपको अगर why पता होगा कि क्यों ये प्रोविजन आया तो ऑटोमेटिकली आप समझ जाओगे, है ना? बस उसकी कुछ हदें हो सकती हैं. अरे समझ कि अपन हर ही चीज़ का है why नहीं जान सकते हैं. समझ लो, there has to be a limit. ठीक है? फिर क्या बोल रहा है? Statute must be read first as a whole, then section by section, clause by clause, phrase by phrase, word by word. ऐसे रीड करते हैं इसको. तो आपको ध्यान में रखना है स्कीम, एक्ट की स्कीम, एंड फॉर द पर्पस
For this purpose, the statute must be read in its entirety. तो आपको फिर इसलिए एक आध सेक्शन नहीं पढ़ना, आपको पूरा एक साथ पढ़ना है. Every word used in a provision is to be construed with reference to the other words used in the act. Thus, to ascertain the meaning of a provision, court must look at the whole statute, at what precedes and what succeeds the provision under consideration. आ रहा है समझ में? क्या उसके पहले आ रहा है, क्या क्या कंसिडर कर सकते हैं हम, कौन कौन से सेक्शन को कंसिडर कर सकते हैं. ठीक है. The conclusion that the language used in the legislature is plain and ambiguous can only be truly arrived at by studying the statute as a whole. तो आप लैंग्वेज का इंटरप्रिटेशन तभी निकल पाएंगे जब आप पूरा एक्ट देखेंगे. Words take color from the context in which they are used. The same word may mean one thing in one context and another in different context. याद है आपको पीके मूवी में बताया था, अच्छा वर्ड को कई तरीके से बोल के दिखाया था कि अलग अलग सिचुएशन में इसका अलग अलग मतलब हो जाएगा. कहीं हो सकता है कि सिर्फ अच्छा बोल रहे हो आप, कहीं हो सकता है सार्कास्टिक हो रहे हो आप कि अच्छा अच्छा ऐसा हो. याद है कि नहीं? चलो. Therefore, the same word used in different situations of the statute, or even when used at different places in the same section of the statute, may be a different meaning. That is why it is necessary to read the statute as a whole in its context. Clear guys? Read कर लो से एक बार. आज बेटा मैं जल्दी छोड़ रहा हूँ, मेरी तबीयत से नहीं लग रही है. ठीक है ना? कल अपना इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैचू खत्म हो जाएगा. क्लियर है? ठीक है. कल तुम्हारा इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैचूज जो है